कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट बीपीएससी परीक्षा के दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से विशेषकर इसे हम देख रहे हैं। साथ ही यह कक्षा साक्षात्कार के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उन छात्रों के लिए विशेषकर है जो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किए हैं या वैकल्पिक विषय जिनका पॉलिटिकल साइंस। स्पष्ट है कि भारतीय विदेश नीति एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और इसके कई निर्धारक तत्व होते हैं और उस निर्धारक तत्वों की कड़ी में हेलो हेलो प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ, अभी रखिए, क्लास में है, 10 बजे बात कीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व की हम लोग कड़ी में जो कई कारक हैं उसमें भौगोलिक कारक होती है, आर्थिक कारक हैं, ऐतिहासिक कारक हैं, संवैधानिक कारक हैं और आंतरिक एवं बाहरी कारक भी होता है। इतने सारे कारकों के साथ हम भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने की दिशा में आज की कक्षा को परिभाषित विश्लेषित करेंगे। कोई भी देश अपनी विदेश नीति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही करता है। भौगोलिक एकता, अखंडता को बनाए रखना, अपनी सुरक्षा को बनाए रखना और सुरक्षा के दृष्टि से जो सैन्य सामग्री है उसको अर्जित करना, आर्थिक विकास करना, वो उसके राष्ट्रीय हित के तहत आती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा भी जाता है कि न तो कोई अस्थाई दोस्त होता है, न कोई अस्थाई दुश्मन, अर्थात राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। आजकल कई शब्दावली राष्ट्रीय विदेश नीति के संदर्भ में चर्चित है, विशेषकर भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, भौगोलिक तत्वों का राज्य के व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है, राज्य का व्यवहार क्या विदेश नीति पर जो प्रभाव पड़ता है, और देश का जो भौगोलिक आकार है वो विदेश नीति के द्वारा निर्धारित होता है और देश की अवस्थिति भी राज्य के व्यवहार को निर्धारित करती है। ये सब भू राजनीति के तहत ही आती है। इसी क्रम में याद रखना है इन बिंदुओं को। हालांकि हमारी आज की कक्षा भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स और अन्य बिंदु से संबंधित नहीं है। हम लोग अपने मूल बिंदु पर स्ट्रिक्ट रहेंगे और भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक को हम लोग परिभाषित करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, उसको ऐसे लिखिएगा। भारत के, हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व, उसको ऐसे लिखिए। किसी भी देश के, किसी भी देश के, किसी भी देश के विदेश नीति, विदेश नीति, किसी भी देश के विदेश नीति में राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। भारत की इस कड़ी में भारत की विदेश नीति को, इस कड़ी में भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में, इस कड़ी में भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में निम्नलिखित तत्व की, निम्नलिखित तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है या निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण है, या
निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला जो है वो है भौगोलिक कारक। अभी मैं जियोपॉलिटिक्स की भी बात कर रहा था कि भौगोलिक तत्व के द्वारा राज्य के व्यवहार या यूं कहिए कि विदेश नीति प्रभावित होती है। देश का भौगोलिक आकार भी विदेश नीति का निर्धारण करता है। देश की अवस्थिति भी विदेश नीति को निर्धारित करती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी क्रम में हम लोग भौगोलिक कारक को देखेंगे तो लिखेंगे भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में भौगोलिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में भौगोलिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण भूमिका है। भौगोलिक कारकों में भारत की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और संसाधन शामिल होते हैं। भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या तथा संसाधन शामिल होते हैं। पैराग्राफ चेंज। भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय की उपस्थिति हिमालयी देशों के साथ संबंधों को, हिमालयी देश में ब्रैकेट में लिख देंगे नेपाल और भूटान, हिमालयी देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने पर बल देती है। साथ ही इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति भारत की विदेश नीति में सुरक्षा को शामिल करने की वरीयता देती है। ठीक है, शामिल करने की वरीयता देती है। आप लोग की जानकारी में मैं दे दूं कि एक शब्द आता है, तो यहाँ लिखना नहीं है, समझना है। एक शब्द आता है भूसामरिक, जियो स्ट्रेटजिक, और उसका भी संबंध, जैसे अभी मैंने बताया जियोपॉलिटिक्स, उसी तरह से जियो स्ट्रेटजिक भी है, उसका भी संबंध भूगोल से ही है। और जियो स्ट्रेटजिक में क्या होता है कि कुछ ऐसे भौगोलिक भूभाग जिससे देश की सुरक्षा के लिए निर्णायक होते हैं। जैसे हमारा सियाचिन का पार्ट था, वो भारत का भूसामरिक महत्व के दृष्टि से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भारत पाकिस्तान की तुलना में ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर को हमने ऑपरेशन मेघदूत के तहत इंटरवेन किया और उसको हमने स्थापित किया वहाँ अपने व्यवस्था को। तो ये जियो स्ट्रेटजिक कहलाता है। जियो स्ट्रेटजिक महत्व, जैसे आप इतिहास पढ़े हैं, एक समय कांधार का हमारा स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस था मुगल काल में। तो जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजिक, भू राजनीतिक और भू सामरिक में क्या अंतर होता है तो समझ में आ गई होगी। ऐसे छोटे छोटे तथ्य
आपके इंटरव्यू के दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है और विश्लेषण करने में भी आपको आसानी होगी। कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है तो लैंडलॉक्ड कंट्री जैसे भूमि आबद्ध कंट्री है, जो हमारा नेपाल है, अफगानिस्तान है, जिसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती है, उसे हम लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। या कोई बफर स्टेट है जो दो बड़े राज्यों के बीच में है, जैसे दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में, जैसे भारत और भारत और चीन के बीच नेपाल है। तो वो भी विदेश नीति को क्या करती है, प्रभावित करती है। खैर अभी हम लोग हैं भौगोलिक कारक के कॉन्टेक्स्ट में, और मैंने बताया कि इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति भारत की विदेश नीति के में समूह को सुरक्षा को शामिल करने पर बढ़ियाता देती है। इसके अलावा फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति के परिणाम स्वरूप, प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति के परिणाम स्वरूप सामुदायिक सुरक्षा भारत की, सामुदायिक सुरक्षा भारत की विदेश नीति को, भारत की विदेश नीति को, भारत की विदेश नीति को निर्धारित करती है। प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति के परिणाम स्वरूप सामुदायिक सुरक्षा भारत की विदेश नीति को निर्धारित करती है। इसके साथ ही हिंद महासागर में, इसके साथ ही हिंद महासागर में द्वीपीय देशों की उपस्थिति, द्वीपीय देशों की स्थिति इन देशों के साथ, इन देशों के साथ संबंध को बेहतर करने पर बल देती है, संबंध को बेहतर करने पर बल देती है, संबंध को बेहतर करने पे बल देती है। और यही कारण है कि भारत ने, यही कारण है कि भारत ने इन द्वीपीय देशों के संदर्भ में, इन द्वीपीय देशों के संदर्भ में सागर डॉक्ट्राइन को अपनाया है, सागर डॉक्ट्राइन को अपनाया है। तो सागर डॉक्ट्राइन से जुड़ा हुआ किसी क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस द्वितीय द्वीपीय देश के संदर्भ में सागर डॉक्ट्राइन को अपनाया है, सागर डॉक्ट्राइन को अपनाया है। मतलब साफ है कि सागर डॉक्ट्राइन से भी जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन दे देगा भौगोलिक संदर्भ से जोड़ करके। छोटे क्वेश्चंस में आजकल तो एक क्वेश्चन कंपलसरी हो गया है, तो आपकी विषय वस्तु की समझ होगी तो बनाने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में करके रखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा भौगोलिक कारक के बाद दूसरा आता है ऐतिहासिक कारक। स्वाभाविक तौर पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतीय विदेश नीति प्रभावित होती है। तो लिखेंगे भारत के विदेश नीति को, भारत के विदेश नीति को निर्धारित करने में, निर्धारित करने में ऐतिहासिक कारक भी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक कारक भी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक कारक भी महत्वपूर्ण है। भारत अपने विदेश नीति में, भारत अपने विदेश नीति में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को, भारत अपने विदेश नीति में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को शामिल करता है। भारत अपने विदेश नीति में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को शामिल करता है और इसके साथ ही, और इसके साथ ही बौद्ध धर्म की उपस्थिति, इसके साथ ही बौद्ध धर्म की उपस्थिति, बौद्ध धर्म की उपस्थिति शांतिवादिता को विदेश नीति में शामिल करती है। बौद्ध धर्म की उपस्थिति शांति या अहिंसा की नीति को विदेश नीति में शामिल करती है, शामिल करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से एक दो बिंदु और लिख देंगे कि भारत के विदेश नीति को निर्धारित करने में, भारत के विदेश नीति को निर्धारित करने में राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवादी विचारधारा,
राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवादी विचारधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत भारत साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करता है। भारत साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करता है, विरोध करता है। साथ ही गांधीवादी उपागम के रूप में, गांधीवादी उपागम के रूप में सत्य और अहिंसा को, सत्य और अहिंसा को विदेश नीति में, सत्य और अहिंसा को विदेश नीति में बढ़ावा देता है, सत्य और अहिंसा को विदेश नीति में बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। ध्यान रखेंगे। इसी इसी संदर्भ को हम इस रूप में भी लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, कि डोकलाम विवाद के समय, डोकलाम विवाद के समय गांधीवादी उपागमों ने, डोकलाम विवाद के समय गांधीवादी उपागमों ने विदेश नीति को महत्वपूर्ण दिशा दी, विदेश नीति को महत्वपूर्ण दिशा दी, विदेश नीति को महत्वपूर्ण दिशा दी। भारत ने, भारत में नहीं, भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गांधीवादी तरीके से ही अवगत कराया, गांधीवादी तरीके से ही अवगत कराया, गांधीवादी तरीके से ही अवगत कराया। तो ये ऐतिहासिक कारक भी भारत के विदेश नीति को क्या करता है, निर्धारित करता है। तीसरा है संवैधानिक कारक। ये तो ऐसे भी आप लोग पीटी में भी पढ़ते हैं और आसान है लिखना, तो इस लाइन को लिख देंगे कि भारत के विदेश नीति को दिशा देने में अनुच्छेद 151 महत्वपूर्ण है, जो कूटनिरपेक्षता और पंसिल के सिद्धांतों पे बल देता है। सीधे लिख दीजिए, जो कूटनिरपेक्षता और पंचशील एवं वसुदेव कुटुंबकम पर बल देता है, वसुदेव कुटुंबकम पर बल देता है। तो यह आर्टिकल जो नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, आर्टिकल 51, उस पर नजर रखेंगे। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो ये संवैधानिक कारक भी हमारे विदेश नीति को प्रभावित करता है। इसके अलावा आर्थिक कारक है, और आर्थिक कारक में क्या है कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, हमारी जो लिबरलाइजेशन है, वो भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। याद रखिए हमेशा कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ पूंजी, श्रम और तकनीक के आधार पर एकीकरण हुआ, और सूचना और संचार के जो बढ़ते प्रभाव है उससे भौगोलिक दूरियां कम हो गई। सांस्कृतिक रूप से हम एक समान बिंदुओं पर अग्रसर होते चले गए, और इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भी हमारी विदेश नीति पे पड़ा। भारत ने 1991-92 में ग्लोबलाइजेशन के तहत ही उदारीकरण पे बल दिया, एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस कड़ी में एक उदारीकरण भी महत्वपूर्ण है कि देश के अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण जो पहले काफ़ी ज़्यादा था उसको
ढीला किया गया, उसको नरम किया गया, और बाजार को उत्पादक और विक्रय की जो गतिविधियां थी उसको बढ़ावा दिया। मतलब हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पे ज्यादा फोकस करने लगे, तो वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम आईटी अर्थव्यवस्था जो बाजार अर्थव्यवस्था के कारण विकसित हुई, या आईटी अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था विकसित हुई, उस क्रम में हम आसियान, हम गो वेस्ट, लुक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका जैसे नीतियों को हमने इसमें शामिल किया। मैंने उन क्षेत्रों में हम गए जहां हमारी व्यापार और वाणिज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात की संभावना बढ़ती है, और हमने कई देशों के साथ इस कड़ी में मुक्त व्यापार समझौते भी किए हैं। तो ये आर्थिक कारक के तहत ही था कि मैंने शुरू में ही कहा कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित पर बल देता है, और राष्ट्रीय हित के दो आयाम होते हैं, सुरक्षा और आर्थिक विकास। तो हम लोग का क्या, कोई भी देश आर्थिक कारक के आधार पे भी उसके विदेश नीति प्रभावित होते हैं। तो हम लोग का जो आर्थिक कारक है उसको इस तरह से लिखेंगे। भूमंडलीकरण की संकल्पना को अपने अपनाने के परिणाम स्वरूप विदेश नीति में प्रमुखता मिली। भारत की अर्थव्यवस्था बाजार आधारित, देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था बाजार आधारित आईटी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुई। भारत की अर्थव्यवस्था बाजार आधारित आईटी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुई। और यही कारण है कि वर्ष 1991-92 में, और यही कारण है कि 1991-92 में आसियान के ऊपर फोकस करते हुए पूरब की ओर देखो नीति को स्वीकार किया। आसियान की ओर फोकस करते हुए पूरब की ओर देखो नीति को स्वीकार किया। इस कड़ी में गो वेस्ट, लुक अफ्रीका, लुक लैटिन अमेरिका जैसी नीतियों को भी एवं विभिन्न देशों और समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। मुक्त व्यापार समझौते को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि दो देशों के बीच जो प्रशुल्क है वो शून्य हो, इसको हम लोग मुक्त व्यापार कहते हैं। और इसी क्रम में लिख देंगे, मुक्त व्यापार को क्रियान्वित किया जाता है। साथ ही समग्र आर्थिक सहभागिता का, सेपा जिसको कहते हैं, समग्र आर्थिक सहभागिता का समझौता भी हो रहा है। ये समग्र आर्थिक समझौता, यदि मैं कहूं कि क्या होता है समग्र आर्थिक समझौता, सेपा क्या होता है, यदि इंटरव्यू में आपसे पूछे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी इंटरव्यू सबके दृष्टि से। समग्र आर्थिक समझौता क्या होता है? ऐसा समझौता जिसमें सिर्फ हम वस्तु के व्यापार पे ही बल नहीं देते हैं, हम वस्तु के व्यापार के साथ साथ
हम सेवा मतलब जो सर्विस सेक्टर है और निवेश के संबंध में भी समझौते करते हैं। तो वस्तु के व्यापार के साथ साथ इसमें क्या होता है कि वस्तु का व्यापार प्लस सेवा प्लस निवेश, वस्तु के व्यापार के साथ साथ सेवा और निवेश, इसको जब हम शामिल कर लेते हैं, इसको जब हम शामिल कर लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम समग्र आर्थिक समझौता के नाम से जानते हैं, समग्र आर्थिक समझौता के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान में करके रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक कारक के अलावा अभी जैसे हमने जापान के साथ किया है, समग्र आर्थिक समझौता हमने कोरिया के साथ किया है, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। अब आता है आंतरिक कारक। विदेश नीति को प्रभावित करने में आंतरिक कारक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है या प्रभाव डालता है। लिखेंगे विदेश नीति को प्रभावित करने में, विदेश नीति को प्रभावित करने में आंतरिक कारक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आंतरिक कारक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। जैसे सीएए, एनआरसी, अनुच्छेद 370 ने कॉमा श्रीलंका में तमिल अधिकार का मुद्दा, श्रीलंका में तमिल अधिकार का मुद्दा आदि ने भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया। और इस आंतरिक नीति, आंतरिक कारक ने, इस आंतरिक कारक ने राज्यों की उपस्थिति भी, राज्यों की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रूपों में देखा गया। याद रखिए कि आंतरिक कारक में हमारा जो हिमालय देश है, भूटान और नेपाल, उसके साथ हम मुक्त आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मुक्त द्वार की नीति को अपनाए हैं। क्यों अपनाए हैं मुक्त आवागमन की नीति को? तो चूंकि हमारा इन देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध है, ठीक है कि नहीं, हम सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर, विशेषकर रोटी बेटी के संबंधों के आधार पर हमारी महोत्सव, त्योहार, भाषा तो कम, लेकिन भाषा के जो, भाषा और साहित्य के जो भाव हैं, ठीक है कि नहीं, धर्म, इन सब के कारणों से हम एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में उसको देख सकते हैं। तो इस कारण से हमने इस तरह के जो आंतरिक फैक्टर्स हैं उसके आधार पर भी हमारी विदेश नीति जो समय समय पे प्रभावित होती रहती है, उसे भी जानने और समझने की जरूरत है। मतलब साफ है कि हम लोग सिर्फ सांस्कृतिक संबंध ही, हम लोग सिर्फ आर्थिक संबंध को ही नहीं बनाते हैं, बल्कि सांस्कृतिक संबंधों पे भी बल देते हैं। हम सामरिक संबंधों पे भी बल देते हैं। सामरिक संबंधों में कई देशों के साथ हमारी सामरिक संबंध भी है, ठीक है कि नहीं। उस कड़ी में विशेषकर हम लोग समुद्री सुरक्षा के संबंध में आपसी सहयोग देते हैं। सामरिक संबंधों में आतंकवाद के विरुद्ध हम लोग संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ते हैं या आसूचना का लेन देन करते हैं। इजराइल के साथ भी हमने किया है, या कई संवेदनशील तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका के साथ भी हम सहयोग करते हैं। सैनिक संबंध, और स्वाभाविक रूप से सामरिक संबंध में सैनिक संबंध शामिल होता है। जैसे हमने रूस के साथ किया, हमने फ्रांस के साथ किया, तो ये सभी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। इजराइल और अमेरिका के साथ तो हमारे सभी बिंदुओं पे संबंध है। सांस्कृतिक को मोटे तौर पे छोड़ दो तो, क्योंकि अमेरिका और इजराइल में हम सैनिकों को प्रशिक्षण भी देते हैं,
संयुक्त साझा सैन्य अभ्यास भी करते हैं, सैनिक सामग्री का आदान प्रदान भी करते हैं, या सामग्रियों में साझा उत्पादन भी करते हैं। तो ये सब एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो हमारे विदेश नीति को प्रभावित करता है। इसके अलावा एक बाहरी कारक भी है जो भारत के विदेश नीति को प्रभावित करता है, और वो भारत के विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक कौन है? तो लिखेंगे इस संदर्भ में पड़ोसी देशों के साथ अन्य देशों का गठबंधन भी पड़ोसी देशों के साथ अन्य देशों के गठबंधन भी पड़ोसी देशों के साथ अन्य देशों के गठबंधन भी पड़ोसी देशों के साथ अन्य देशों के गठबंधन भी महत्वपूर्ण हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि को शांति और मित्रता की संधि ने शांति और मित्रता की संधि ने कई देशों को आपस में गठबंधन करने पर मजबूर किया, आपस में गठबंधन करने पर मजबूर किया। जैसे पाकिस्तान का संबंध चीन के साथ, पाकिस्तान का संबंध अमेरिका के साथ बेहतर हुआ इस परिप्रेक्ष्य में, तो इसने भी हमारे विदेश नीति को प्रभावित किया। अभी हाल में क्वाड की स्थापना को भी इस दिशा में हम महत्वपूर्ण रूप में देख सकते हैं। ठीक है, क्वाड की स्थापना को भी हम इस रूप में इस कड़ी में महत्वपूर्ण रूपों में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने भारतीय विदेश नीति के सभी कारकों को देखने का प्रयास किया, और उन सभी कारकों में मैंने पहले ही कहा कि भौगोलिक कारक भी है, ऐतिहासिक कारक है, आर्थिक कारक है, संवैधानिक कारक है, आपके आंतरिक कारक है और बाहरी कारक है। अब जैसा क्वेश्चंस रहेंगे उस तरह से इस दृष्टिकोण को यदि आप अपना लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको इतने सारे बिंदु यदि याद करके रख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कुछ छोटे छोटे बिंदु को मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा, विशेषकर सॉफ्ट पावर हार्ड पावर क्या होता है, विशेषकर राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या होती है, जो पीटी में भी, जो मेंस में भी काम देगा किसी एंगल पर और इंटरव्यू में तो काम देता ही है। तो उस तरह से आप इन चीज़ों को भी देखते रहिएगा जिससे कि भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग अब इस स्लाइड को बंद करते हैं और दूसरे स्लाइड के ऊपर बल देते हैं, और वो दूसरा स्लाइड है जो इसमें जाएगा वो है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। इसको बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद।